नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। श्री नारायण गुरु गांधी की बातचीत का शताब्दी समारोह। आपको बता दें, पीएम मोदी ने दिल्ली में किया उद्घाटन। 1925 में शिवगिरी मठ में छुआछूत मिटाने पर हुई थी चर्चा। काशी में शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर 120 अधिकारियों के साथ मंथन। रोहिंग्या घुसपैठ रोकने पर भी चर्चा। गुजरात हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश और राजकोट को बम से उड़ाने की धमकी। तीनों जगह पुलिस बम निरोधक दस्ते पहुंचे, सर्चिंग जारी। ईरान इजरायल युद्ध के चलते देश भर में 60+ फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 उड़ानें रद्द। 4 राज्यों में भी उड़ानें प्रभावित। 25 जून को लॉन्च हो सकता है XPM-4 मिशन। स्पेसएक्स के नए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से दोपहर 12 बजे लॉन्च की संभावना। और यूपी में बारिश ने 50 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। उत्तराखंड के 9 कैंची और बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है। आपको बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य तथा के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा यमुनानगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक लघु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों और शिक्षकों को बाल अधिकार, किशोर न्याय, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम और चाइल्ड हेल्पलाइन से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला का संचालन काउंसलर मुनीश कुमार और मुकेश कंसल ने किया। उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य बच्चों के समग्र संरक्षण और विकास के लिए एक सशक्त तंत्र है। एवं बाल विकास विभाग की ओर से मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल शिक्षण इकाई के द्वारा ITI यमुनानगर में एक लघु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ITI के सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को JJ एक्ट, पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम, बाल विवाह व चाइल्ड लाइन के बारे में बताया गया। मैं मुनीश कुमार आप सभी से बतौर एक काउंसलर अपील करता हूं कि आप सब भी मिशन वात्सल्य का हिस्सा बने। खबर अम्बाला से, जहां हरियाणा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अम्बाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, CIA-1 टीम ने एक ट्रक से 4 कुंटल 76 किलो चूरा पोस्ता बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई SP अजीत सिंह शेखावत के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। मामले की पुष्टि करते हुए DSP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि CIA-1 टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां रोलर मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने आई। बीजापुर गंगालूर मार्ग के बीच यह हादसा हुआ। सड़क निर्माण में हो रहा था रोलर मशीन का इस्तेमाल। हादसे के दौरान ठप रहा लोगों का आवागमन। आपको बता दें, आवाजाही रुकने से राहगीर परेशान रहे। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर से रोलर मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बीजापुर गंगालूर मार्ग के बीच में यह हादसा हुआ। सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहा था रोलर मशीन। हादसे के दौरान ठप रहा आवागमन। आवाजाही रोकने से राहगीर रहे परेशान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अगली खबर, जहां डिप्टी CM ने सचिन पायलट पर कसा है तंज। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी हैं सचिन पायलट। जनता ने कांग्रेस को हराया। लोकसभा, विधानसभा चुनाव, पंचायत निकाय चुनाव में भी मुंह की खा चुकी है कांग्रेस।
उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को इधर भी एक नज़र डालनी चाहिए। पीएम सीएम के छत्तीसगढ़ आने से आपको दर्द हो रहा है तो वो दर्द आपको मुबारक। सचिन पायलट को अपनी कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए। खबर धमतरी से है, जहां बॉम्बे गैराज के पास आज हुए सड़क हादसे में सामान लादकर जा रहा रिक्शा चालक मरणासन हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर रिक्शा से टकरा गई, जिससे रिक्शा चालक साल्हेवार पारा निवासी 39 वर्षीय राम बघेल गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने दावा किया कि शराब के नशे में होने से बोलेरो चालक नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटना हो गई। रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा के सेवा प्रधान ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत मरणासन बताई गई। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर धमतरी से है, जहां अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन ने प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित कर 8वें वेतनमान में पेंशनरों को कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। ये ज्ञापन धमतरी जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया है। फेडरेशन ने अपने पत्र में बताया कि 8वें वेतनमान में पेंशनरों के लिए महंगाई राहत का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण देश भर के लाखों पेंशनरों और उनके परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। फेडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि पेंशनरों को पूर्व की तरह महंगाई राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पेंशनर्स फेडरेशन ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि पेंशनरों को राहत मिल सके। मांग है अभी 25 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने एक संसद में एक विधेयक पारित किया है कि 2026 के पूर्व जो अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया। इस संबंध में कानून में सुधार किया गया है। हमारी भी वही मांगे हैं। हमने भी जो है हमारे राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार आज हम जो मार्च में लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है पेंशनर समाज के विरुद्ध में, उनके विरोध में हम जो है हमारे तहसील शाखा नगरी के लगभग 900 पेंशनर साथी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर से अगली खबर, जहां चांपा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय करार दिया। जांजगीर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान की मूल भावना को कुचलते हुए लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा आघात किया था। मंत्री चौधरी ने कहा कि 1975 का वह कार्यकाल ऐसा था जब सत्ता संविधान से ऊपर हो गई थी, संविधान को बंदी बना लिया गया था और 24वें संविधान संशोधन के जरिए लोकतंत्र की आत्मा को ही बदलने की कोशिश की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान सभा का आयोजन करने जा रही है। इस सभा का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी संबोधित करेंगे। सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता तथा विभिन्न मुद्दों पर किए जा रहे आंदोलनों की सराहना की तथा कहा कि कांग्रेस हर वर्ग की पीड़ा को लेकर लड़ाई लड़ रही है। आप यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया। जैसा दीपक बैज जी ने बताया, कल सुबह हम लोगों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग रखी और एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई। उसके बाद हमारी विस्तारित कार्यकारिणी, हमारे संपूर्ण प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष हैं
उन सबके साथ हम लोगों ने चर्चा करी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, उन सब लोगों से, उनके अध्यक्षों से, तमाम नेताओं से संवाद हुआ और कल शाम को जो हमारे विधायकगण हैं उन सभी के साथ हम लोगों ने मीटिंग करी, रात को भोजन किया। खबर दुर्ग से, जहां भारत में 25 जून 1975 को काले आपातकाल की 50वीं वर्षी पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र पर कुठाराघात के रूप में काला दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और इंदिरा गांधी की नीतियों पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आम जनता को अधिकार देने के लिए बनाया था, कांग्रेस ने उसी संविधान को हथियार बनाकर जनता के अधिकार छीन लिए। ये लोकतंत्र के लिए इतिहास का सबसे काला अध्याय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना और एक तुलना में तभी बताई देता हूँ, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही आतंकवादी आते रहे, आतंकवादी घटना करते रहे, हमारे देश को लहूलुहान करते रहे, लेकिन एक भी बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ। 26/11 को आतंकवादी हमला हुआ, तब भी सेना ने कहा था कि सरकार हमें आदेश करें, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीरकपुर से अगली खबर, जहां एक्साइज विभाग पंजाब की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नाकी के दौरान पकड़ी गई चंडीगढ़ की शराब। चंडीगढ़ की शराब जीरकपुर डेरा बस्ती में सप्लाई होती थी। हरियाणा नंबर के एक्टिवा से 3 पेटियां शराब पकड़ी गई। चंडीगढ़ की शराब जीरकपुर डेरा बस्ती में सप्लाई होती थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, अगले 2-4 दिन में होगा कैबिनेट विस्तार। भगवंत मान ने जानकारी दी। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 9 निर्वाचित एमएलए। संजीव अरोड़ा कैबिनेट में शामिल होंगे, सीएम मान ने जानकारी दी। संजीव अरोड़ा को कैबिनेट में मिलेगी जगह, सीएम मान ने जानकारी दी। भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया। अगले 2-4 दिन में कैबिनेट का विस्तार होगा, ये सीएम ने बात कही। खबर पटियाला से है, जहां पंजाब सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने अभिलेखागार के नवीनीकरण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने विरासत संरक्षण की अनदेखी की, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में अब सकारात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं। बताया कि विभाग 10 लाख से अधिक प्राचीन अभिलेखों के तौर पर पुराने स्वरूप के गुरु ग्रंथ साहिब, शाही फरमान, नक्शे और 8 रियासतों के दस्तावेज संरक्षित रखा है। इन तमाम दुर्लभ अभिलेखों के 6 करोड़ पन्नों का डिजिटलीकरण कराया जा चुका है। मंत्री ने शोधकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ व कार्रवाई हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। जो निर्देशों के पालन में नगर पुलिस अधीक्षक जावरा दुर्गेश आर्मू के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को अवैध हथियार, रिवॉल्वर व अन्य एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़कर नाम पता पूछने पर नाहरू उर्फ आंसू तालनाका जावरा का होना बताया गया, जिससे अवैध हथियार, रिवॉल्वर व जिंदा कारतूस में आर्म्स एक्ट में विधिवत जब्त कर गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार बरामद हुए। बरामद हुआ था, जिसके संबंध में थाना ये जावरा में 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था।
और इसको भी पीआर पे लिया गया 2 दिवस के लिए। और इसमें कहाँ से इसने लाया था सोर्स और किसको देने जा रहा था, इसके संबंध में अभी तस्दीक की जा रही है। जी हाँ, नहीं, इसके बाद अभी मिला, इसका कहना है कि मैं किसी से लाया था और देने जाने का बता रहा है जिस व्यक्ति को, तो उसके संबंध में हम पीआर लेकर पूछताछ करते हैं। पृष्ठभूमि क्या? इसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी है और पहले भी जो है इस पर एक बार और पकड़ा चुका है 25 आर्म्स एक्ट में। इसके पहले भी एक बार कारतूस पकड़ा है इसके पास। कार्य क्या करता है? कार्य मजदूरी है। मजदूर। कहाँ से आया था? अभी नहीं बताया, पीआर में है, 2 दिन के लिए लिया हम लोग ने। खबर मैहर से है, जहां संडेरा गांव में किसान लखन पटेल का परिवार एक उद्योग समूह के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि देश की बड़ी सीमेंट कंपनी का अधिकारी मीणा सिंह आए दिन जबरदस्ती घर में घुस आता है। इस दौरान वह महिलाओं सहित सभी से अभद्रता करते हुए मकान खाली करने का दबाव बनाता है। पीड़ितों के मुताबिक लगभग 100 साल पुराने मकान का अब तक मुआवजा भी नहीं मिला। आरोप है कि कंपनी के सुरक्षाकर्मी लगातार धमकाते हुए प्रताड़ित करते हैं। इसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी है। खबर गोड्डा से, जहां पर्यावरण दिवस पखवाड़ा के अवसर पर बालेश्वर मानव सेवा संस्थान गोड्डा के द्वारा नहर रोड महागामा में प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वृक्षों के महत्व को समझाना था। इधर खबर गोड्डा से है, जहां शोभापुर गांव में शिव मंदिर के सुंदरीकरण का आधारशिला रखी गई। जिला परिषद अध्यक्ष बेबी देवा, जिला परिषद सदस्य ज्योति कुमारी व मुखिया मोहम्मद फरवेज आलम के संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला परिषद सदस्य व अध्यक्ष ने कहा कि जनभावनाओं को पूरा कराते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने परिषद की अन्य उपलब्धियां भी गिनाई। खबर झारखंड से है, झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, बिजली पानी की बदहाली, अवैध बालू और पत्थर की लूट तथा बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रखंड स्तरीय जोरदार प्रदर्शन किया। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में आयोजित इस प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा, मेहरमा प्रखंड अध्यक्ष उमेश पासवान, बलबड्डा मंडल अध्यक्ष जय कृष्णा सिंह और जिला उपाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने किया है। रुक करेंगे अब बिहार की खबरों का। खबर बिहार से है, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत सहरसा पुलिस द्वारा एक बार फिर मानवीय संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया गया है। सोमवार को पुलिस लाइन सहरसा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 42 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 5,98,000 रुपये बताई गई। इस कार्यक्रम में डीआईजी मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने स्वयं मोबाइल लौटाकर नागरिकों को सम्मानपूर्वक उनका सामान सौंपा है। भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें जन समस्याओं को लेकर बाइक रैली के माध्यम से बिहार सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कचहरी रोड से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए स्टेशन चौक तक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस नेता शिवदनी पटेल एवं कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी सहित ने बताया, बढ़ती बेरोजगारी, बिहार से लोगों का पलायन एवं जाम की समस्याओं को लेकर बाइक रैली कर प्रदर्शन किया गया। देखिए, आज भागलपुर में यूथ कांग्रेस का 2 जगह आयोजन था, एक तो पद यात्रा थी और एक बाइक रैली था। ये दोनों कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और जो वर्तमान में भागलपुर शहर
ट्रैफिक व्यवस्था और रोड, सड़कें और जो जाम व्यवस्था है, इस सबके विरोध में सरकार की नींद जगाने के लिए और सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। इस जुलूस का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार सरकार के द्वारा जो अपराधीकरण बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पलायन जो है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, माँ बहनों को सम्मान नहीं मिल रहा है, दिन जो उनके साथ अत्याचार बढ़ रहा है, शोषण हो रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। हापुड़ से अहम खबर है। दिन दहाड़े गैंगस्टर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश रिजवान घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती किया गया है। तमंचा और बाइक उसके पास से बरामद हुई है। थाना सिंघावली पुलिस ने बदमाश को दबोचा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी निलंबित हुए हैं। कालाबाजारी न रोक पाने पर मंजीत कुमार निलंबित हुए। सीतापुर में कई दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर के भी आदेश दिए गए हैं। यूरिया की बोरी पर ओवर रेट में बेच रहे थे। यूरिया की बोरी तय मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचने पर कार्रवाई। अगली खबर लखनऊ से, जहां आपातकाल पर भाजपा बुधवार को करेगी प्रेस वार्ता। आपको बता दें, राजधानी में सीएम योगी करेंगे प्रेस से बातचीत। मुरादाबाद में प्रेस से मुखातिब होंगे भूपेंद्र चौधरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतापगढ़ में प्रेस वार्ता होगी। वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रेस वार्ता करेंगे। बाराबंकी में प्रेस से बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री ओपी धनखड़। कानपुर में भी केपी गुर्जर। मेरठ में प्रेस वार्ता करेंगे। भाजपा नेता प्रेस वार्ता में उजागर करेंगे आपातकाल की हकीकत। और अगली खबर हरदोई से, जहां इंदिरा पार्क में पड़ा मिला युवक का शव। आपको बता दें, पार्क में घूमने आए लोगों ने युवक के शव को देखा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी। सांडी कस्बे के इंदिरा पार्क का यह पूरा मामला है। सांडी कस्बे के इंदिरा पार्क का यह पूरा मामला है। हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा पार्क में पड़ा मिला युवक का शव। और अगली हम खबर जनपद बहराइच से। मुहर्रम त्योहार को लेकर डीएम व एसपी सख्त नजर आए हैं। सभी थानों में हो रही है पीस कमेटियों की बैठक। जनपद के थाना खैरीघाट मोतीपुर में भी हुई है बैठक। वहीं कोतवाली मूर्तिहा थाने में भी पीस कमेटी की बैठक हुई है। डीएम व एसपी भी कुछ बैठकों में शामिल हुए हैं, जबकि कुछ बैठकों में एसडीएम व पुलिस के क्षेत्र अधिकारी पीस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। पीस कमेटी की बैठक में सभी धर्मगुरु शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक में लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई। उपद्रव करने वाले लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई है। मोतीपुर, मूर्तिहा व खैरीघाट में एसडीएम व सीओ ने बैठक की है। धर्मगुरुओं ने शांतिपूर्ण त्योहार मनाने का आश्वासन भी दिया है। तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई।
बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। उपद्रव करने वालों को भी सख्त और कड़ी हिदायत दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां बलीपुरा नहर में नहाते समय 2 बच्चे नहर में डूबे हैं। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चों का किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम को भी दी गई सूचना। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर नगर का मामला। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर नगर का यह पूरा मामला है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बलीपुर नहर में नहाते समय 2 बच्चे नहर में डूबे हैं। स्थानीय गोताखोरों की मदद से किया जा रहा है रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम को भी दी गई है सूचना। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बालीपुर नगर का मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां कथावाचक के सिर मुंडवाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। घटना के मुताबिक जिस महिला के पैर छुए गए उस पीड़ित महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और उसका पति रोने लगा। उसने कहा कि ये बात हम बदनामी के डर से कह नहीं सकते थे। इटावा के बखेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ददरपुर का ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। कथा करने वाले परीक्षित महिला रेणु तिवारी और उनके पति जयप्रकाश तिवारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने छेड़खानी की शिकायत करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। उनके साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे जो निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परीक्षित पीड़ित महिला रेणु तिवारी ने बताया कि हमारे यहाँ कथावाचक जब हम लोग कथा प्रथम दिवस करने के बाद देर शाम भोजन करवा रहे थे, उस समय कथावाचक ने उंगली पकड़कर हमारे साथ बदतमीजी की और छेड़खानी कर दी। तभी हमने अपने पति को बताया तो उस समय वहां मौजूद लड़के आक्रोशित हो गए। हमने अभी पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत की है। ये बात पीड़ितों के द्वारा बताई गई। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? वे ही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक जो हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया। फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। हम तो साहब थे, वो सुनते रहे। तो उन्होंने क्या कहा, अधिकारी ने क्या कहा जब आपने पुलिस में शिकायत की अभी अधिकारियों से, तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि कार्रवाई करेंगे, क्या कहा? उन्होंने अभी तो कुछ नहीं कहा। नहीं, इन्होंने जो है इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बखेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। क्या इन्होंने छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की। जो भी रहेगा उसमें हम लोग न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एसपी फतेहगढ़ आरती सिंह ने आज पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है, जिससे कार्यालय में तैनात स्टाफ में हड़कंप मच गया। इस दौरान जगह जगह गंदगी और बेतरतीब रखे अभिलेख देखकर पुलिस अधिकारी ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई। उन्होंने सभी कर्मचारियों को कार्यालय को साफ सुथरा बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही अभिलेखों का महत्व समझाते हुए व्यवस्थित जगह रखने पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक का निरीक्षण जारी रहते कर्मचारियों में तनाव बना रहा। खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इटावा की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। राजभर ने कहा कि यह लड़ाई गौतम बुद्ध के समय से चली आ रही। समय समय पर महापुरुषों ने सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ संघर्ष किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी महापुरुषों की लड़ाई को संविधान में समाहित कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान में नफरत या द्वेष का कोई शब्द नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उन्हें मायावती से सीखना चाहिए। एक इटावा में घटना हुई है, उसको लेकर आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमलावर है। कह रहे हैं पीडीए कथावाचकों के साथ जो है मनुवादी लोगों ने कुछ
ऐसा कर दिया, इस घटना कैसे देखते हैं? देखिए, उस घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जहां तक वो पीडीए की बात करते हैं, देखिए ये लड़ाई गौतम बुद्ध जी से शुरू हुई आज के 5000 साल पहले। उस लड़ाई को जब महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने समझा कि समाज में शिक्षा होगी तो जो विसंगति है ये दूर होगी। खबर हमीरपुर से, जहां मझगवां थाना क्षेत्र के खड़ाघर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक बुजुर्ग के तालाब में डूबने की आशंका जताई गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सुबह के समय तालाब में नहाने गए थे, इसके बाद से वो लापता है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। गोताखोरों की मदद से घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बुजुर्ग का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। मुरादाबाद में आरटी कानून के तहत शिक्षा पाने का हक तो हर बच्चे को है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफ़ी दूर नजर आती है। मुरादाबाद में ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब एक मासूम बच्ची को 3 महीने तक स्कूल में दाखिला नहीं मिला, लेकिन जब मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंचा तो चंद घंटों में स्कूल ने दाखिला दे दिया। दरअसल वाची नाम की एक बच्ची को आरटी के तहत मुरादाबाद के नामी CL गुप्ता वर्ड स्कूल में दाखिला मिलना था, लेकिन नाम आने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने दाखिला देने से इनकार कर दिया और दस्तावेजों के नाम पर परिवार को 3 महीने तक परेशान करता रहा। बच्ची के पिता ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए। थक हारकर परिवार ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी फरियाद रखी। मासूम की अपील पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और उसके बाद आनन फानन में स्कूल ने बच्ची को दाखिला दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश सिंह ने कहा कि जो 3 विधायकों को निकाला गया है वो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे, इनको निकाल करके बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वहीं जो बीजेपी सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद करने की बात सामने आ रही है उस पर कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे देख पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, पीडीए के तहत एक भी कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। आपके राज्यसभा के चुनाव में भी पार्टी विरोधी काम में नाम आया। पार्टी को 1 साल पहले ही निकाल देना चाहिए था, लेकिन पार्टी का निर्णय जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इससे सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश की जनता बहुत खुश है। यह एक अच्छा काम हुआ है और पार्टी विरोधी कोई भी काम करेगा तो उसके प्रति ऐसे ही होना चाहिए। कानपुर में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा भूख हड़ताल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांग पत्र एसीपी कर्नलगंज के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापित किया। उधर मीडिया से बात करते हुए कर्मचारी नेता मुन्ना हजारिया ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज संयुक्त मोर्चा ने शांतिपूर्वक अपनी मांग रखी है। 12 सूत्रीय मांगों में प्रमुखता से पुरानी पेंशन बहाली, 8वां वेतनमान, कर्मचारियों की नियमावली और आउटसोर्सिंग को परमानेंट करने की बात कही गई। उधर कर्मचारियों का कहना है कि प्रमुख सचिव के आश्वासन के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अगर जल्द सरकार निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा आज चुन्नीगंज बस अड्डे के पास एक प्रदर्शन किया जा रहा था। इनके द्वारा 12 सूत्री मांग पत्र दिया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है।
इसको उचित माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और जो इनकी मांगे हैं वहाँ तक रख पाई जाएंगी। मैं मुन्ना हजारिया, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश स्थानीय कर्मचारी का प्रदेश प्रवक्ता। आज हमारे यहाँ जो पूरे प्रदेश में हर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर परिषद में भी जो मांगे, पूरा एक दिवसीय भूख हड़ताल सत्याग्रह का आंदोलन हुआ है। सभी जगह से मेरे गोरखपुर, बनारस, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, हर जगह से सारी रिपोर्टें आई कि सब जगह मुख्यालय में एक केंद्र बिंदु बना के सारा एक दिवसीय धरना दिया गया है। कानपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ रावतपुर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिससे कुछ ही देर में उसकी मां बेहोश हो गई। मां को मरा हुआ समझकर कलयुगी बेटे ने उसको बेड के अंदर पैक कर दिया। क्षेत्रीय लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बेड से निकालकर निजी नर्सिंग होम में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार के मुताबिक महिला के छोटे बेटे ने बताया कि उसके बड़े भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। रावतपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के के द्वारा उसकी मां की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उसके घर में जो दीवान बेड होता है उसमें उसकी बॉडी थी, जिसमें सांसें चल रही थी। तो उसी क्रम में पुलिस ने उसको तत्काल एजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास फोन गया, मैं आई तो देखी यहाँ बेड के अंदर डेड बॉडी पड़ी, पूरी नीली पड़ी है, नाक से ब्लड निकला है और जबान बाहर आ गई है। और देखा गया तो फिर हम घबरा गए, देख के रोने चिल्लाने लगे। पुलिस वाले हमको हटा दिए, बोले आप हटिए। फिर पुलिस वाले और भाई हमारा मिलके डेड बॉडी निकाला है, निकाल के रेजेंसी हॉस्पिटल ले गए हैं। अब देखिए क्या डिक्लेयर होता है। अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से, जहां 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के संयुक्त पायलट योजना नव्या की शुरुआत हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योजना 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जो महिलाओं के लिए सतत सशक्त की बात करते हैं, उसी के तहत नव्या योजना का शुभारंभ हुआ और ये कई जिलों में शुभारंभ किया गया, जहाँ आकांक्षी जिले हैं खासकर वहाँ जो हमारी बेटियां हैं। पहले था कि 14 वर्ष से थी, 11 वर्ष से 14 वर्ष, अब 18 से या 14 से अब 18 वर्ष तक की बालिकाओं को अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए। टोटल जनजातीय अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर का एक मिशन है। आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी के दिवस को 15 नवंबर को अब हर साल पूरा देश मनाता है और ये एक तरीका है सम्मान देने का। मुख्य धारा में लाने के लिए जन शिक्षण संस्थान अब देश भर में जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा और उनकी शुरुआत आज हो रही सोनभद्र से। तो 2 कार्यक्रम है और सोनभद्र का अपनी पहचान है, एक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे सोनभद्र को माना जाता है, इसलिए हमने सोचा कि सोनभद्र से ही शुरुआत। और चित्रकूट से है, जहां मानसूनी बारिश से शुरू होने के साथ नदी नालों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने मंदाकिनी, यमुना और बरदहा नदियों पर नज़र बनाकर रखी हुई है और बाढ़ से बचाव के जरूरी पुख्ता इंतजाम भी कराए हैं। एसडीएम आपको बता दें, एडीएम उमेश चंद्र निगम ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और मवेशियों के लिए भूसा उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकर प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और हम लोगों ने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सारे तहसीलों को भी अलर्ट कर दिया है। वहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, जो भी प्रशासनिक और जो भी अन्य विभाग हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग भी कर ली गई है और हम लोग किसी भी परिस्थिति में बाढ़ से निपटने के लिए एकदम पूरी तरह तैयार हैं। जिसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये क्या कहते हैं, फूड के जो
दिया जाता है। इसका टेंडर भी पूरा कर लिया है। पशुओं के लिए जो चारा की व्यवस्था होती है, भूसे का भी टेंडर सीबीओ द्वारा कर लिया गया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र के रहने वाले सैयद मुस्तफ़ा हुसैन अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर ईरान गए थे। हालात बिगड़ने के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थी, जिससे वो ईरान में फंस गए थे। हालांकि भारत सरकार और भारतीय दूतावास की तत्परता से उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और विशेष व्यवस्था के तहत ये सभी अब सकुशल अपने वतन लौट आए हैं। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की मुस्तैदी से ही वे अपने घर सुरक्षित लौट पाए हैं। सैयद मुस्तफ़ा ने बताया कि ईरान में हर जगह बमबारी नहीं हो रही थी और उन्हें डर नहीं था, लेकिन घर पहुंचने की चिंता जरूर थी। सरकार की त्वरित कार्रवाई और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इनकी वापसी संभव हो पाई। बलिया जनपद के रसड़ा कस्बे में मौजूद हूँ और जो ईरान के लिए 27 मई को यहाँ से 5 लोग दर्शन करने के लिए 27 मई को निकले हुए थे बलिया रसड़ा होते हुए, वो वहाँ 28 मई को वहाँ पहुँच गए थे अपने धर्म गुरु के यहाँ, जो इन्होंने वहाँ पूजा अर्चना किया था। वही उन लोग उससे हम बात करेंगे कि वो जहाँ फंसे हुए थे कितने दिन वापस अपने घर को लौटे हैं और कितनी खुशी है। जी हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा से मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन नाम है। हम यहाँ से इराक़ में अपनी ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन इस्लाम की कब्र अतार है, उनकी ज़ियारत के लिए जो है हम लोग 27 मई को दिल्ली से फ़्लाइट हम लोग की हुई थी और 28 तारीख को वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर दर्शन करते हुए 7 जून तक वहाँ पर विभिन्न स्थानों के दर्शन करते हुए ज़ियारत करते हुए वहाँ 7 जून तक हम लोग रहे और 7 जून को फिर फ़्लाइट के ज़रिए हम लोग ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर पहुँचे और मशहद शहर में अभी हमारे 8वें धर्मगुरु की कब्र है। उनकी ज़ियारत करने के बाद हम लोग कुंभ शहर गए, जहाँ भी एक दर्शनीय स्थान है जो 8वें धर्मगुरु की बहन का मज़ार है, वहाँ पर हम लोग रहे और वहीं हम लोग को 14 तारीख तक रहना था और 14 को शाम को वहाँ से तेहरान एयरपोर्ट से हम लोग की फ़्लाइट इंडिया के लिए थी, लेकिन इसी बीच में 13 तारीख को ईरान और इजराइल की जंग शुरू हो गई। लिहाजा तमाम फ़्लाइटें जो है 13 तारीख से बंद कर दी गई, जिसके नतीजे में हम लोग को वहाँ रोक देना पड़ा। कुंभ में रहे, कुंभ में एक 3-4 दिन रहे और उसके बाद से इंडियन एम्बेसी ने इसमें दिलचस्पी ली और तमाम ज़ायरीन को और तमाम स्टूडेंट्स को वहाँ से हिंदुस्तान लाने के लिए लेके वो मशहद में आए बस के ज़रिए। अपना परिचय बताइए। मैं आसिफ अली, रसड़ा जनपद बलिया का मैं निवासी हूँ। कितने लोग आप लोग वहाँ गए थे? हम लोग 5 सदस्य गए थे जी। सभी एक ही परिवार के लोग? सभी एक ही परिवार के सदस्य। क्या वहाँ पे आपने क्या देखा और कितने तारीख को ये जो हमला हुआ? वहाँ 13 तारीख की सुबह में वहाँ हमला हो जाता है और एक साथ 37 जगहों पर हमला होता है और जब 37 जगह पर हमला हुआ तो हम लोगों की फ़्लाइटें कैंसिल हो गई और हम लोगों के पास रुपया पैसा ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग बहुत परेशान थे, मिसाइलें उड़ रही थी, ड्रोन उड़ रहे थे और ऐसे में जीवन को बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया गया और फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को संरक्षण दिया। इंडियन एम्बेसी ने अपने होटल पे ले गई, होटल पर खाना पीना सारी सुविधा दिया इंडियन एम्बेसी ने और फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को बस में बैठाल करके सीधे एयरपोर्ट लाया, एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचाने का काम किया। जिस तरह से देखा जाए कि 5 लोग वहां फंसे हुए थे, अपने घर सुरक्षित लौट गए हैं और अब मोहल्ले के कस्बे के लोग हैं जो इनके घर पे आकर मुलाकात करके और इनकी जो जिस तरह की यात्रा थी जो इन्होंने धर्म गुरुओं से जाके वहाँ फंसे हुए थे, यात्रा करने गए थे, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके हैं और अपने परिवार में सुरक्षित आ गए हैं और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बलिया से कृष्णकांत, के न्यूज़ इंडिया। राज्य में मुगलिया सल्तनत के प्रतीकों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब जिला पंचायत बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष की पहल पर फतेहाबाद
कस्बे का नाम बदलकर सिंदूरगढ़ करने का प्रस्ताव पास कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। इस प्रस्ताव के पास होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष बेहद ही प्रफुल्लित दिखाई दी। उनका कहना था कि फतेहाबाद नाम गुलामी का प्रतीक था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1658 में अपने भाई दारा सिकोह को पराजित कर जीता था। पहले इस कस्बे का नाम सोमूगढ़ था, जिसे औरंगजेब ने बदलकर फतेहाबाद कर दिया था। इसी बोर्ड बैठक में बादशाही बाग का नाम बदलकर ब्रह्मनगर करने का प्रस्ताव पास हुआ है। बादशाही बाग में ही फतेहाबाद तहसील, एसीपी और सब रजिस्ट्रार दफ्तर संचालित होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि बादशाही बाग नाम भी गुलामी का प्रतीक है। जिला पंचायत की सामूहिक सदन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये रखा गया है कि हमारा जो फतेहाबाद है ये कभी सामूगढ़ के नाम से जाना जाता था। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह पर जीत के बाद सामूगढ़ का नाम बदलकर फतेहाबाद रख दिया गया था। इसको आज सदन में प्रस्ताव रखा गया है कि गुलामी के प्रतीक फतेहाबाद विधानसभा व फतेहाबाद विधानसभा को भारत की जीत के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इसको सिंदूरगढ़ के नाम से रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव किया गया है। चंदौली से जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घोटालेबाजी का आरोप लगा है। आपको बता दें, पपोरा गांव निवासी सुजीत कुमार ने बेटी को सामूहिक विवाह में चांदी की जगह गिलट के नकली आभूषण दिए जाने का दावा किया। शिकायती पत्र मिलने पर एडीएम राजेश कुमार ने तत्काल मामले की जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि सामान की आपूर्ति जिले की ही फर्म संकट मोचन उद्योग द्वारा की गई थी, जिसके एवज में ऊंची कीमत का भुगतान भी किया गया था। यह है कि जो चांदी का सामान शादी हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराए ब्लॉक में, वो सामान जो मिला है सब गिलट का सामान मिला है। क्या सामान है, कैसे पता? जैसे कि बिछुआ है, छागल है, और सब सामान लोकल मिला है, उसमें सब गिलट है। हम चेक कराए हैं। कैसे मालूम? हम सोनार के यहाँ जाकर 2-2, 3-3 सोनार के यहाँ चेक कराए। बच्ची कही कि पुराना सामान है सर, इसको आप पापा नए वर्जन का दे दीजिए। तब के ठीक है बेटा, हम इसको बदल देते हैं। तो जब हम वहाँ चेक कराने के लिए गए तो ये हुआ कि ये गिलट है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के मराची गांव में चारपाई पर सो रहे अमरनाथ यादव की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। एसओजी और शाहगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी तमंचा, फायर शुदा कारतूस और हत्या में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अमरनाथ यादव से पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि 17 व 18 जून की रात्रि समय करीब 12:30 बजे थाना शाहगंज पर अनिल यादव पुत्र अमरनाथ यादव द्वारा सूचना दी गई थी। उसके पिता जो चारपाई पर बाहर सो रहे थे, 3 व्यक्तियों मंगल गुप्ता, ओमजी पाठक, मोटरसाइकिल चालक नाम अज्ञात द्वारा अमरनाथ यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर गाजियाबाद से है, जहां जीडीए ने इंदिरापुरम के कानावनी गांव में कई सालों से अवैध कब्जा कर रखी गई 6 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जीडीए की जमीन पर झुग्गियां बनाकर रह रहे लोग बार बार चेतावनी देने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ जीडीए की टीम मौके पर पहुंची और नोटिस देने के बाद अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। परिवर्तन जोन 6 के प्रभारी आलोक रंजन ने बताया कि यह जमीन जीडीए की संपत्ति है, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। ये हमारी एक्वायर्ड लैंड है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, और उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में ये करीब हमारी 6 हेक्टेयर लैंड है, जिसको आज खाली कराया जा रहा है। करीब कितने ऐसे लोग हैं जो झुग्गियां बसी हुई थी? ये काफी सालों से झुग्गियां बसी हुई थी और इनको हम काफी बार कह चुके हैं कि भाई हमारी एक्वायर्ड लैंड है, खाली करिए खाली करिए, बट इनके द्वारा बार बार यहाँ से खाली कर देंगे, 2 दिन का टाइम दीजिए, हम इसे टाइम मांगते रहे। परंतु आज हमने बिल्कुल उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए कि इसको आज ही खाली कराना है। सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग से सटे राजकीय पॉलिटेक्निक लिंक रोड पर खनन अधिकारी के वाहन से एक युवक को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगा है। वहीं घटना में घायल युवक की हालत
गंभीर बताई जा रही है। घटना के वक्त मौजूद लोगों की सहायता से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान परिजनों व प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना में जो वाहन था उसका नंबर UP 64 AP 4636 है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि यह वही गाड़ी है जिससे खनन अधिकारी खुद चलते हैं और घटना भी इसी गाड़ी से खड़े व्यक्ति को जानबूझकर की गई है। बहरहाल घटना हुई या की गई इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, किंतु परिजनों का अपना आरोप है जो उससे पूरी तरह से इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर अब खनन अधिकारी से संपर्क कर जानकारी लेने का हमारी टीम ने प्रयास किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा, इसलिए कोई भी उनका पक्ष अभी तक सामने नहीं आ सका। इसमें ये है सर कि यहाँ का थानाधिकारी जिले का जो जिसका नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, हाँ। वो एकदम आपराधिक प्रवृत्ति का है, हाँ। जितनी मतलब अवांछनीय यहाँ पर वो हो रहा है उसको तो छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल का जो मैटर है, हाँ। उसमें वो मतलब लड़का जो है हमारा भाई वो पॉलिटेक्निक में मतलब उसको आराम से बताइए, जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन है? वो हमारे भाई हैं, दशरथ कुमार नाम है। अच्छा, कैसे हुआ? वो अंदर जा रहा था, ये पीछे से उसको जाके धक्का मारे हैं। तो उनको धक्का क्यों मारे? कैसे, मतलब क्या कारण था? वो मतलब पैदल जा रहा था, कारण वो ही समझे, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। क्या आप लोग परिवहन मतलब आप लोग की गाड़ी वाड़ी चलती है क्या? गाड़ी नहीं, वो मतलब चलती है। ये अभी लगभग 2 बजे के आसपास। कैसे हुआ, आपने क्या देखा? जी ये 4636 से एक मेरा गाड़ी थी जिसका। कौन गाड़ी थी वो? बोलेरो, हाँ। तो धक्का मारा तो हम लोग आ रहे थे सामने से, फिर हम लोग आए, वो हम लोग को देखा, फिर हम लोग बोले कि इसको लेके चलो, तो लेके गया नहीं, तुरंत बैठ करके सब लोग भाग गए। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।